हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और बोली भाषा और उपभाषा के बारे में। इनको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कल हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। कल हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किस तरह से फारसी भाषा से जो है वो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है और आगे उसका किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। साथ ही कल हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरे नंबर पर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आता है हिंदी और हिंदीतर भाषाएं। तो इसी को हम जारी रखते हुए आज आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी का समय जो है वो है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी का समय है 1850 ईस्वी से अब तक। मतलब आधुनिक हिंदी जो है वो 1850 से आज के समय तक जो है वो चली आ रही है। आगे हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास जो है वो किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से हुआ था? तो सबसे पहले संस्कृत आई थी। संस्कृत से लेके हिंदी तक जो हिंदी का समय था, किस तरह वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी और कितने पड़ावों को पार करके जो है उसने अपना अस्तित्व बनाया। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत भाषा की। सबसे पहले आई थी संस्कृत भाषा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। फिर भी अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी का रूप लेती है और हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं पाली भाषा की। पाली भाषा जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सारे पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के समय की जो भाषा थी वो थी पाली। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर प्राकृत। महावीर भगवान जो महावीर थे उनके सारे उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में ही हैं। अशोक के समय की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, लेकिन उनके जितने भी शिलालेख लिखे गए हैं वो सारे लिखे गए हैं पाली भाषा में। आगे चौथे नंबर पर आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है पतन, मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। किंतु अपभ्रंश जो है वो साहित्य से अभिष्ट है। आगे पांचवें नंबर पे आती है अवहट। अपभ्रष्ट शब्द का जो विकृत रूप है वो अवहट है। ये अपभ्रंश का परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती और भाषा क्या होती है। दोस्तों, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति से आप मिलते हैं, तो आप उसको पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हो, ये भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ये कौन सी बोली है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बोली क्या होती है, कहाँ बोली जाती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोली के बारे में। तो बोली जो है वो एक छोटे क्षेत्र में जो है वो बोली जाने वाली भाषा होती है। जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं।
बोली में साहित्य रचना जो है वो नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं उपभाषा की। तो उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर जो है वो उपभाषा बन जाती है। समझ आया? उसके बाद हम बात करते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। तो भाषा जो है वो, पहले तो भाषा जो है वो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। बट भाषा किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किस चीज को हम भाषा बोल सकते हैं, कि कब एक बोली उपभाषा जो है वो एक भाषा का रूप जो है वो धारण कर लेती है। तो साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा प्रतिष्ठित या परिनिष्ठित सर्वमान्य मतलब जो सभी के द्वारा मानी जाने वाली जो है, जिसको सभी की मान्यता प्राप्त हो, उसे वो रूप प्रदान कर दे तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वो भाषा कहलाने लगती है। मतलब जब एक साहित्यकार जो है उसको बड़े दर्जे पर जो है वो परिनिष्ठित कर देते हैं और सबके द्वारा उस चीज को मान्यता प्राप्त हो जाती है, उस बोली को, उस भाषा को, उपभाषा को, तो वो जो है वो भाषा कहलाती है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे उपभाषा से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है वो किस तरह से हुआ है। तो दोस्तों, उपभाषा है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसी तरह से जो है वो 5 उपभाषाएं हैं। आगे उनकी बोलियां हैं और उनके क्षेत्र हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र में जो है बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले नंबर पर आती है राजस्थानी। राजस्थानी जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है। इसकी बोलियां हैं राजस्थानी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी जो है, जयपुरी को ढूंढांडी भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम जो है वो है ढूंढांडी, वो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तीसरे नंबर पर आती है राजस्थानी की बोली मेवाती। मेवाती जो बोली है वो उत्तर राजस्थान में बोली जाती है। चौथे नंबर पर आती है मालवी। मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। बोली तो ये सारी ही राजस्थान में बोली जाती हैं, लेकिन मारवाड़ी पश्चिमी में, जयपुरी या ढूंढांडी पूर्वी में, मेवाती उत्तरी में और मालवी दक्षिणी में। चलिए इसी तरह आगे है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इसकी बोलियां हैं कौरवी या खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरवी। कौरवी जो है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आती है बांगरू या हरियाणवी। हरियाणवी का बांगरू का दूसरा नाम जो है वो हरियाणवी है। तो हरियाणवी जो है वो हरियाणा में बोली जाती है। तीसरे नंबर पर आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है वो बोली जाती है आगरा, मथुरा और वृंदावन साइड में जो है। वृंदावन से आप याद रख सकते हैं कि आगरा, मथुरा और वृंदावन की तरफ जो है ये बोली जाती है। आगे है बुंदेली। तो बुंदेली जो है वो बुंदेलखंड में बोली जाती है। पांचवें नंबर पर आती है कन्नौजी। कन्नौजी जो है वो कन्नौज के क्षेत्र में जो है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमने अभी पढ़ी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, इनका जो उद्भव हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। आगे बात करते हैं हम, तीसरे नंबर पर आती है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जो है वो उसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको एक याद रखने का ट्रिक है, पूछ अब। पूछ पूर्वी का पू, छत्तीसगढ़ी
अब, अवधि और बघेली। तो अवधि का जो मुख्य क्षेत्र है, अवधि जो है वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बघेली जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ और रायपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। चौथे नंबर पर आती है बिहारी। बिहारी जो उपभाषा है उसकी आगे 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी जो है वो बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? भोजपुरी जो बोली है उसका प्रयोग जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आगे है मगही। मगही जो है दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है गया बौद्ध बिहार, उधर जो है गया नामक स्थान पर जो है वो मगही का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है मैथिली बोली। मैथिली का प्रयोग जो है वो दरभंगा क्षेत्र में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आती है 5वें नंबर पर पहाड़ी। तो पहाड़ी जो उपभाषा है उसका प्रयोग, उसकी बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और कुल्लुई। तो कुमाऊनी जो बोली है उसका मुख्य क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। गढ़वाली जो है उसका है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और कुल्लुई जो है उसका प्रयोग किया जाता है कुल्लू मनाली। दोस्तों आपने कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटन स्थल है उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कुल्लुई जो है वो बोली जाती है कुल्लू मनाली क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो पढ़ने का विषय था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कल बताएंगे कि उसका क्या उत्तर है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? मतलब हिंदी भाषा जो है उसको आप भारतवर्ष में कौन सा दर्जा देंगे, वो किस तरह की भाषा है? तो इसका जवाब आप मुझे देंगे। मैं देखती हूँ कि किस किस को जो है इसका जवाब पता है। और इसी तरह दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ताकि रोज मैं इसी तरह जो है वो पूरे हौसले के साथ जो है आपको नई नई विषयों के ऊपर वीडियो बना के बताती रहूं। धन्यवाद दोस्तों।